Good evening, students. Students, first कह सकते हैं कि मेजर एग्जाम आप लोगों ने अभी रिसेंटली दी, आपकी प्रीलिम्स। अब कुछ स्कूल्स हैं जो सेकंड प्रीलिम लेंगी, कुछ नहीं लेंगी। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं आप सबके मन में, तो उनका एक सोल्यूशन भी मैं लाया हूँ। प्लस जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ। बेटा, हमने आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए गूगल फॉर्म में टेस्ट रेडी करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें से बड़ा पोर्शन वेडनेसडे तक रेडी हो जाएगा। टेक्सचुअल यूनिट्स, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इसके अलावा ग्रामर के और फिगर ऑफ स्पीच के, ईडियम्स के एमसीक्यूज का हमने पूरा कंपाइलेशन सेट किया है थ्रू आवर गूगल फॉर्म डेटाबेस। आपको ग्रुप में वो फॉर्म्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस और प्रिपरेशन के मुताबिक उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर अटेम्प्ट करते ही जैसे कि गूगल फॉर्म का सेटअप होता है, इमीडिएटली आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको हर जगह मिलेगा, मतलब वी आर गोइंग टू पोस्ट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, हमारे वीडियोस के लिंक्स में रहेगा। उसके साथ साथ आपको ग्रुप में भी आएगा, तो इट्स वेरी इजी एंड एक्सेसिबल। और इससे आपको एक सेल्फ इवेल्यूएशन भी आएगा कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल एक्टिव पैसिव वॉइस का रिवीजन किया, प्रैक्टिस की। अब आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ ठहरते हैं, वेयर डू यू स्टैंड, तो आप वो गूगल फॉर्म का पेज ओपन कर सकते हैं। उसमें जो बेसिक डिटेल एंटर करनी होती है, आपकी ईमेल आईडी एंड ऑल, वो एंटर करके आप उसे एक्सेस करिए, क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए, रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा एट दैट स्पॉट। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिचुएशन क्या है। ठीक है, हमने ये प्रयास किया है कि आपकी जो एमसीक्यू को लेकर दिक्कतें हैं उनका ये सोल्यूशन आए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसके रिगार्डिंग पिछले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों को समस्याएं थी, वो था पोएट्री पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग ऑफ पोएट्री में कई सारे बच्चों को समस्याएं थी, तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक का पहला लेक्चर बहुत क्रूशियल होता है बेटा, तो आज ध्यान से सुने, समझें और इस टॉपिक को आसान तरीके से सीखने का रास्ता समझें। ठीक है, अब मैं हो रहा हूं गायब और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं शुरू। सॉरी, स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सबके लिए रीडेबल रहे। इज इट रीडेबल बेटा? यस सर। आप जो करने जा रहे हैं वो क्या है? जीएससीबी क्लास 12 इंग्लिश रीडिंग स्किल्स के अंदर ये टॉपिक आता है, कॉम्प्रिहेंशन, पैराफ्रेजिंग अ पोएम। आइए समझते हैं पैराफ्रेजिंग है क्या पहले। To paraphrase is to explain someone else's ideas using your own words. But obvious, किसी भी व्यक्ति ने कुछ कहा, वो इस वक्त आपके साथ नहीं है, लेकिन उसकी लिखी हुई बात आपके पास है, तो आप उसे, इट्स लाइक डिकोडिंग अ कोडेड मैसेज, आप उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। So you have to be familiar with the topic in order to nail the paraphrase. You can rephrase a quote, a paragraph, a sentence, or even an entire paper. A quote, a paragraph, a sentence, or even an entire paper. The prose is quite easy to rephrase. मतलब prose की summary लिखना बहुत आसान है, as all you have to do is find other words to say the same things. But things get more complicated when you have to paraphrase a poem. If you need to paraphrase a poem, you should completely know what they are talking about. इस बात से आप अग्री करेंगे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ दे दूं और मैं कहूं कि इसकी समरी लिख दो, तो तुम आसानी से लिख सकते हो। इवन कई लोग तो गेम खेलते हैं, भाई इसका समरी कितनी होनी चाहिए सर? भाई अगर 3 पेज का पैराग्राफ है, सॉरी कंटेंट है, तो 1 पेज की समरी बना दो। तो क्या करेंगे, की पॉइंट्स नोट कर लेंगे और वो सेंटेंसेस सीधे कॉपी करके रख देंगे। पैसेज की समरी बनाना बहुत आसान है, डिफिकल्टी आती है पोएट्री में। ध्यान से सुनिएगा। Poems can have hidden meanings or talk about something completely different from what you thought. Thus, when paraphrasing a poem, you will have to make sure
You capture the essence of it, something quite difficult to be honest. अब पोएट्री में आपको पोएट का माइंडसेट समझना पड़ेगा और तभी आप वो पोएट्री को समझ पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब कोई पोम है, उसको गाने का वर्जन देते हैं। आपने सुना होगा एक ही गाना रोमांटिक वर्जन में भी अवेलेबल होता है और सैड वर्जन में भी अवेलेबल होता है। हैज एनीवन एवर कम अक्रॉस सच अ सॉन्ग? हाँ बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वरुण धवन की मूवी आई थी हम्टी शर्मा की दुल्हन, उसमें गाना है मैं तेनू समझावा की। अब उसका रोमांटिक वर्जन भी अवेलेबल है, सैड वर्जन भी अवेलेबल। तो पोएट्री को पढ़ते वक्त तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ सैड है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने आपको शायद पहले भी दिया हुआ है। शाहरुख खान की एक मूवी है वीर ज़ारा, उसके अंदर एक कव्वाली है आया तेरे दर पे दीवाना। अब ये सॉन्ग को अगर आप बिगिनिंग में देखना शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक प्रेयर है। मस्जिद के बाहर कुछ लोग बैठे हैं और भगवान के बारे में प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसी गाने के अंदर एक ऐसा मोड़ लाया जाता है जहां पे हीरो हीरोइन आमने सामने है और गाने की थीम आपको रोमांटिक लगने लगती है। तो आपको ये चीज पकड़नी है, ये चीज समझनी है। ध्यान से सुनिएगा। Besides, sorry, however, learning how to do it has many advantages. Besides being able to explain even the most complicated poems, you will be able to express more clearly. Learning how to paraphrase a poem can help you with your writing skills and expand your vocabulary. If you develop this skill, you will benefit from excellent writing skills that can help you draft and write a piece of paper. दुनिया का हर कठिन काम किया जा सकता है, ऐसा कोई भी काम है नहीं है जो किया ना जा सकता हो। भारत की टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, बच्चा हर साल बच्चे पास करते हैं ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। हम सीखेंगे थोड़ा सब्र से, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड तो आप हो ही, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको डीप उतरना पड़ेगा, लेकिन आप पकड़ लोगे। और इसका फायदा क्या होता है, आपके एक्सप्लेनेटरी स्किल्स बहुत अच्छे बनती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। A poem is a type of writing that expresses the author's idea or feeling with a magnifying effect. It usually has some hidden meanings and sometimes it can be hard to understand it the first time you read it. अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपकी मैं 6 पोम्स हैं, वो नाम ले रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सी पोम है जिसकी मीनिंग आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ के समझ में आ सकती है। My Mother at 66, I think that it is the easiest poem. Is it or not? Yes, sir. ये मतलब आपके बुक की सबसे आसान पोम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम कठिन है कि आसान है? सर मतलब पढ़ के समझ आ सकती है। ऑब्वियसली कई बार क्या टाइटल हमको समझा देता है कि किस बारे में बात हो रही है, और जब आप उस पोम को पढ़ते हो तो आपको रफ आइडिया आने लगता है भाई गरीब बच्चों की बातचीत हो रही। नंबर 3 कौन सी पोम है? नंबर 3 याद करेगा कोई? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। अब ये पोम किस किस को लगा कि यार बहुत इजी थी समझने में, या किसको लगा कि ये बहुत कठिन थी समझने में? अपना व्यू जरूर दें। रिया पंचाल, आपका क्या ओपिनियन है? कीपिंग क्वाइट इजी और हार्ड? सर इंटरमीडिएट, मतलब Okay. थोड़ा टाइम लगता है समझने में। A little complicated. यस सर। प्राक्षी, what's your opinion? कीपिंग क्वाइट कैसी पोम है बेटा? I think Prakshi is not there. Some issue with her mic. साक्षी, आपने पढ़ी है बेटा कीपिंग क्वाइट पोम? यस सर। तो आपका क्या ओपिनियन है? पहली बारी में ही समझ में ऐसी है या फिर 2-3 बार गहराई से रीड करो तो पता चले? 2-3 बार रीड करनी पड़ी थी। ओके अच्छा, नंबर 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई थिंक नाउ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो ऐसी पोम है ना जो ट्रिकी है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें, डेफोडिल्स हैं, बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार बात क्या हो रही है, कहना क्या चाहते हैं, जैसी फीलिंग आती है। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। ग्रैंडियर है, डेफोडिल्स है। कई बार क्या होता है, पोएट्स जो है वो तुमको इम्प्रेस करने के लिए जार्गन्स का उपयोग करते हैं।
वो पोम को साधारण इंसान के लिए कठिन बना देता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद होगी पोम नंबर 5। पोम नंबर 5 कौन सी है? अ रोड साइड स्टैंड। आई थिंक ये इजी थी अंडरस्टैंड करने के लिए। यस सर। रोड साइड स्टैंड पढ़ते ही आइडिया आ जाता है कि भाई गरीब इंसानों की तकलीफों के बारे में बात हो रही। सबसे ट्रिकी पोम जो है ना आपके सिलेबस की, वो आई थिंक ऑन जेनिफर्स टाइगर्स है। टोपैज, डिनीजियंस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं पर भी खुलेआम नहीं बताया गया है कि वायलेंस है इस कविता में। हाँ, हस्बैंड का डोमिनेटिंग नेचर पता चलता है, लेकिन आप अगर इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़े तो आपको रियलाइज होती है कि वो अपनी सोल, अपनी स्पिरिट को एक टाइगर से कंपेयर कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में समझ ना भी आए, 2-3 बार पढ़ना पड़े। आगे सुनते हैं। Now, if you have to paraphrase poem, you will need to follow certain rules. They will help you save tons of time and ensure poem has been properly paraphrased. To help you with rephrase tasks, we have written a useful guide for you so that you can rewrite a poem correctly. Take a note of these tips. Number 1. As a golden rule, make sure you have read the poem several times, as this will help you understand the poem completely and locate the main topic. कम से कम 3 बार पढ़ो कविता को, कम से कम, तो आपको पता चले कि आखिरकार पोएट क्या कह रहा है। वरना एक बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो वो 3 इडियट्स मूवी वाली फीलिंग आएगी। आखिर कहना क्या चाहते हो, समझे बेटा। नेक्स्ट है, आफ्टर यू हैव रेड इट many times, you can break the poem by lines or by paragraphs. It is up to you. आप पैराफ्रेजिंग करना चाहते हो तो लाइन बाय लाइन भी जा सकते हो या फिर पैरा बाय पैरा भी जा सकते हो। Depending on the poem, it may be easy to paraphrase it line by line, but this will depend on how it is written. अब एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, My mother at 66, इसको लाइन बाय लाइन डिकोड कर लो, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आपको पैरा बाय पैरा जाना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? यस सर। इसी तरह से अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको पैरा वाइज जाना पड़ेगा, जबकि ऑन जेनिफर्स टाइगर आप लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो। वो आपको जजमेंट लेना है। Locate what the main points are in the poem and try to rephrase them using plain language. याद रखें, भाषा सरल बनाए रखें। You will have to write them as if you were telling them to someone else, but make sure you keep the meaning of the poem intact. यहाँ पे एक शब्द लिखना रह गया मुझसे, intact. You cannot change its message. आप पोम का सेंट्रल आइडिया या मैसेज नहीं बदल सकते। Once you have finished paraphrasing the poem, you should proofread your text. Scan it quickly, looking for punctuation, grammar, spelling, and stylistic mistakes. If you find one, fix it and keep reading it. After you proofread your paper, read it again and see if it needs some editing or if it is ready for printing. तो नहीं कह सकते, submission. When you paraphrase a poem, read it again and see if it ये हो गया। When you paraphrase a poem, you use your own words to explain the major ideas line by line. Paraphrasing isn't the same as expliciting or analyzing a poem. The goal is to rephrase the ideas in your own words without evaluating or addressing the author's hidden message or underlying themes. A paraphrase poem is a literal translation in regular prose without rhyme or matter. यानी आपको राइमिंग का ध्यान नहीं रखना है, सबसे सरल भाषा में इसको आपको पैराफ्रेज करना है। मैंने जो आपके लिए पहली पोम रखी है वो बहुत छोटी और आसान कविता है जिसका नाम है डार्क सिस्टर। सर। हाँ बेटा। सर, आपने लास्ट पॉइंट में ऐसा लिखा था कि विदाउट रिवीलिंग द मतलब राइटर्स हिडन आइडिया, तो मतलब हमें वो नहीं बताना होता? जो पोम में लिखा है वही बताओ, लेकिन आपका हिडन आइडिया आपके वर्ड्स में इंटरनली प्रेजेंट हो जाएगा। आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं लिखना है।
आप जो शब्दों का चयन करोगे ना माधव, यस सर। उसी के थ्रू ये हो जाना चाहिए। अलग से आपको उसके सेंटेंसेस ऐड नहीं करने। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पैराफ्रेजिंग इज नॉट एक्सप्लेनेशन, it's kind of a translation. Are you getting me? यस सर। What happens in translating, you do not get emotional. जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करना। ठीक है, आइए सुनते हैं। पोम है द डार्क सिस्टर। बहुत छोटी पोम मैंने चुनी है आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी रहे। आई एम द डार्क सिस्टर, दे सेंड मी टू ईट इन आवर किचन, company comes, but I laugh and just eat well and grow strong. यहां पे जो टाइटल है ना उससे ही पता चलता है। कोई मुझे बता सकता है इस पोम का सेंट्रल थीम क्या होगा? रेसिज्म, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। देखो आइए उसका पैराफ्रेज देखते हैं क्या है। I am like you, we are not different. I can also eat at the table with different people. My darker complexion makes me beautiful than everybody else. यहाँ पे ये बच्ची जो है ये अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए प्राउड है, गिल्टी फील नहीं कर रही। समझ में आया बेटा? यस सर। बेटा मुझे ऐसा लगने लगता है कई बार कि मैं सिर्फ माधव और रिया को पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ मुझे सुनने आते हैं। यस सर तो निकले कम से कम मुंह से। हाँ यस सर। हाँ, यस सर तो सुनाई देना चाहिए। ये भी नहीं सुनेगा तो क्या टाइम पास कर रहे हैं? यस। चलिए अब एक और पोम पैराफ्रेज करते हैं। ये देखिए, all things can tempt me. All things can tempt me from this craft of verse. One time it was a woman's face, or worse. The seeming needs of my fool-driven land, now nothing but comes readier to me, to the hand, them, this accustomed toy. ये कहने का मतलब है, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लालच पैदा कर देना। तो पोएट क्या कहते हैं? एनीथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम राइटिंग पोएट्री। कोई भी चीज जो है मुझे क्राफ्ट ऑफ वर्स, कविता लिखना, पोएट्री, उससे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वंस आई वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ वुमन्स फेस, एक बार एक औरत के चेहरे से डिस्ट्रैक्ट हुआ, बट आई वाज इवन मोर डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री, फूल ड्रिवन लैंड which is governed by idiots. Fool driven, बेवकूफ लोग चला रहे मेरे देश को। At this point in my life, I find any task easier than the work I am used to doing. इस वक्त मुझे बाकी का कोई भी काम दे दो वो बहुत अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली मेरे अपने वर्क से। ठीक है? अब बेटा आज आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 7 की पॉइंट्स हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखो। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बाकी का भले मत लिखो। जो की पॉइंट्स हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखो। वंस यू आर डन विथ इट तो हम फिर एग्जाम्पल्स आपको लिखवाते हैं। डू इट नाउ। गाइस लिखना चाहोगे कि पीडीएफ भेजूं? लिखना चाहेगा। बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि तुम लोग लिखना चाहते। लिखा हुआ होगा तो नोटबुक में बहुत काम आएगा।